नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष रंजन, सर गंगाराम हॉस्पिटल नई दिल्ली में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ। आज आपसे इस वीडियो में मैं एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे में बात करूँगा, जिसको कहते हैं नॉन कार्डियक चेस्ट पेन। नॉन कार्डियक चेस्ट पेन का क्या मतलब होता है? अगर चेस्ट यानी कि रेट्रोस्टर्नल चेस्ट बोन के पीछे बिल्कुल सेंटर में या लेफ्ट साइड में हमें पेन हो रहा हो और हार्ट के टेस्ट नेगेटिव आ रहे हों। आप सबसे पहले जब हमें दर्द होता है तो आजकल के समय में सबसे पहले घबराहट लोगों को होती है कि हमें हार्ट अटैक आ गया। ईसीजी, इको, टीएमटी और यहाँ तक कि कई लोग एंजियोग्राफी भी करा लेते हैं। और ऐसी हालत में जब सिम्टम्स रिजॉल्व ना हो रहे हों और हार्ट की टेस्ट सारे नेगेटिव आ रहे हो, तो ये क्या बीमारी हो सकती है? देखिए, चेस्ट के पीछे पेन होना 3 स्ट्रक्चर से पॉसिबल है। एक मस्कुलर पेन हो जो कि आपके रिब केज से ओरिजिनेट कर रहा हो। दूसरी लंग्स की बीमारी हो सकती है, बट उसमें चेस्ट पेन नहीं होगा, साथ में कुछ और सिम्टम्स भी होंगे। जो चीज़ सबसे कॉमन हम नॉन कार्डियक चेस्ट पेन में इंक्लूड करते हैं वो होती है फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस से होने वाला पेन। ईसोफेगस से होने वाला पेन और हार्ट से होने वाला पेन, चूँकि हार्ट और ईसोफेगस की नर्व सप्लाई बिल्कुल एक होती है, ये सिमिलर हो सकते हैं। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि ये पेन फूड पाइप का पेन है या हार्ट का पेन है? देखिए, फूड पाइप में सबसे कॉमन बीमारी GERD होती है यानी कि एसिड रिफ्लक्स होती है। और जनरली एसिड रिफ्लक्स का सबसे कॉमन सिम्टम चेस्ट के पीछे बर्निंग यानी कि जिसको हार्ट बर्न कहते हैं, ये होता है। डकारे आना, खट्टा पानी मुंह में आना। कई बार ये एटिपिकल सिम्टम्स होते हैं, जबकि जलन ना होकर के फूड पाइप के कॉन्ट्रैक्शन से होने वाली ये प्रॉब्लम होती है, जिसको कि नॉन कार्डियक चेस्ट पेन कहते हैं। एसिड रिफ्लक्स के अलावा दूसरी बीमारियां जैसे कि इसोफेजियल मोटिलिटी डिसऑर्डर्स, जिसमें अगर फूड पाइप की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज़्यादा हो, कई सारी बीमारियां होती हैं, बट ये अनकॉमन बीमारियां हैं, बट ये हो सकती हैं। एकेलेजिया एक दूसरी कंडीशन है जिसमें फूड पाइप में की मोटिलिटी प्रॉब्लम के कारण खाना निगलने में दिक्कत होती है और पेन हो सकता है। इयोसिनोफिलिक ईसोफेजाइटिस एक बीमारी है जिसमें चेस्ट में पेन हो सकता है और इसमें भी कई बार खाना निगलते निगलते बिल्कुल खाना रुक सकता है। तो ये सारी चीज़ें नॉन कार्डियक चेस्ट पेन के रूप में प्रेजेंट कर सकती हैं। तो जब भी ये नॉन कार्डियक चेस्ट पेन हो तो हम हार्ट के टेस्ट कराने के बाद अगर नेगेटिव हों, अगर सिम्टम्स सजेस्टिव हों, तो एंडोस्कोपी करते हैं। एंडोस्कोपी यदि नॉर्मल हो, एंडोस्कोपी में यदि रिफ्लक्स यानी कि एसिड रिफ्लक्स के साइंस दिखते हो, इरोजन्स दिख रहे हो, इरोजिव GERD जिसको कहते हैं, इसके बारे में मेरा एक अन्य वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो ये हम उसको फिर प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स, एसिड की दवाइयों से ट्रीट करके देखते हैं। यदि सब कुछ नॉर्मल हो तो सबसे पहला काम फूड पाइप की इंटरनल लाइनिंग से बायोप्सी लेना होता है। इयोसिनोफिलिक एसोफेजाइटिस एक फेयरली कॉमन बीमारी है जो कि अनडायग्नोज्ड रहती है, क्योंकि हम इसके लिए प्रायः जांचें नहीं करते हैं। और इसकी जांच के लिए सिर्फ फूड पाइप की बायोप्सी, इंटरनल म्यूकोजा, इंटरनल लाइनिंग की बायोप्सी के द्वारा इसको डायग्नोज किया जा सकता है। अगर सब कुछ नॉर्मल हो और पेन हो रहा हो तो जो 2 इम्पॉर्टेंट टेस्ट जिसके बारे में मैं आपको स्पेसिफिकली बताना चाहता हूँ वो हैं इसोफेजियल मैनोमेट्री और 24 आवर pH मेट्री विथ इम्पीडेंस। यानी कि सिम्टम बिल्कुल एसिड रिफ्लक्स की तरह हो और अंदर एसिड रिफ्लक्स का कोई साइन नहीं दिख रहा हो, एंडोस्कोपी के जरिए कोई इरोजन नहीं दिख रहे हो, तो हम इम्पीडेंस 24 आवर इम्पीडेंस, pH मेट्री और इम्पीडेंस एक टेस्ट होता है जिसमें कि नाक के थ्रू एक पतली ट्यूब डालते हैं जो 24 घंटे अंदर रहती है। आप अपना सामान्य डे टू डे रूटीन कंटिन्यू कर सकते हैं और ये जो प्रोब होता है ये डिटेक्ट करता है एसिड और नॉन एसिड रिफ्लक्स दोनों को। और अगर ये आपके सिम्टम से मैच करता है, इस मशीन में एक बटन होता है, जब आपको सिम्टम्स होंगे आप ये बटन दबाते हैं, उसके ज़रिए ये डायग्नोज किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ ईसोफेजियल मैनोमेट्री, हाई रेजोल्यूशन मैनोमेट्री HRM, इसके ज़रिए हम फूड पाइप की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को डायग्नोज करते हैं। और जो भी हाइपर कॉन्ट्रैक्टाइल डिजीजेज होती है जैसे जैक हैमर ईसोफेगस है, डिफ्यूज ईसोफेजियल स्पैज्म है, इसको इसके ज़रिए डायग्नोज किया जा सकता है। तो हार्ट की प्रॉब्लम अगर ना हो और चेस्ट में लगातार पेन हो रहा हो तो ये पेन फूड पाइप की वजह से हो सकता है। रिफ्लक्स इसका सबसे कॉमन कारण है। एंडोस्कोपी में यदि ये क्लियर नहीं हो रहा हो तो pH मेट्री और इम्पीडेंस करना चाहिए। सारी चीज़ें अगर नॉर्मल हों तो हमें फिर इसोफेजियल मैनोमेट्री करनी चाहिए। ये सारी चीज़ें किसी स्पेशलाइज्ड सेंटर पर ही अवेलेबल होंगी। तो जब भी आपको ये प्रॉब्लम हो आप किसी स्पेशलाइज्ड गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सेंटर पर संपर्क करें। इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स से शेयर करें। धन्यवाद।